दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देखे पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बज उठे। इस जहाज को हिरोशिमा के मौसम की टो लेने भेजा गया था। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। अमेरिकी विमान ने पीछे आते विमानों को कोडेड संदेश भेजा और वेल 8 बजते बजते खतरे के सायरन बजने बंद हो गए। 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिबेट्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बॉम्बार्डियर मेजर थॉमस फेरबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरबी को जैसे ही अपना लक्ष्य ओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर बढ़ा। ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, ग्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान का ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी से फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत के गर्त में समा गए। अब से कुछ देर पहले एक अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस बम के साथ ही हमें हथियारों की श्रृंखला में एक नया क्रांतिकारी विध्वंसक हथियार मिल गया है जो हमारी सेनाओं को मजबूती देगा। इस समय इस बम का उत्पादन किया जा रहा है, साथ ही इससे भी ज्यादा खतरनाक बमों पर काम किया जा रहा है। ये परमाणु बम है जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। जिस समय बम गिरा, एक स्कूली छात्रा जिनको क्लाइन अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरोशिमा रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी। I had a tremendous explosion. I must have been unconscious for a while. When I came to myself, painful screams for help from everywhere came into my ears. मैंने एक जोर का धमाका सुना। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा हर तरफ से मदद के लिए चीखती दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ और मैंने भी चीखना शुरू कर दिया। इसी समय हिरोशिमा स्टेशन भर-भरा कर गिर पड़ा। मैं भागने लगी। मुझे लगा कि आग का गोला मेरा पीछा कर रहा है। तभी मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। वो मेरी एक सहेली की आवाज थी। वो मलबे में दबी थी। मैंने उसे खींचकर बाहर निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन तभी वो आग की चपेट में आ गई। उसके हाथ ने मेरे हाथ को भींच रखा था। भरी आंखों के साथ मैंने किसी तरह से अपना हाथ खींचा और फिर भागने लगी। पीछे उसकी चीखती हुई आवाज धीरे धीरे आग और धमाकों के शोर में गुम हो गई। भागते भागते मैं एक पहाड़ी पर पहुंची जहां पर तमाम घायल जले हुए लोग करा रहे थे। मैं उनकी और लाशों के ढेर के बीच करीब पड़ी थी। शाम को करीब 5 बजे मैं अपने पिता और माँ के पास किसी तरह पहुंची।
रास्ते भर में मुझे जले हुए शव, नदी में तैरती हुई लाशें दिखी। शहर से बाहर रहने वाले मेरे पिता तो बच गए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह घायल थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पूरे शरीर पर बैगनी चकत्ते पड़ गए। मेरे सारे बाल गिर चुके थे, चेहरा विकृत हो चुका था। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के साथ रात बिताई। क्रेग कोली ने अपनी किताब में लिखा, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरे को टूटे हुए शीशों ने घायल कर हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए हैं। जब टॉमी के ब्यूरो चीफ ने यह सुना तो उन्होंने नाकामुरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता कि एक बम से हिरोशिमा में इतने लोग मर गए। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी रिपोर्ट में हताहतों की संख्या बदल दें, क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामुरा ने टेलीफोन लाइन पर चिल्लाते हुए कहा, सेना मूर्ख है। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बम वर्षण, एक और परमाणु बम लिए जापान के औद्योगिक नगर कोकुरा के ऊपर पहुंचा। विमान के कप्तान ग्रुप कैप्टन लियोनार्ड चेशर ने BBC को बताया, When we got to the primary target, it was partially under cloud, and we received a message they were abandoning that and going on to the secondary target, which was हमने उड़ान भरी। जब हम मुख्य निशाने पर पहुंचे तो वहां पर बादल थे। अभी हमें इस जगह को छोड़ने का संदेश मिला और हम दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़े, जो कि नागासाकी था। चालक दल ने बम गिराने वाले स्वचालित उपकरण को चालू कर दिया और कुछ ही क्षणों में 4050 किलो का भीमकाय एटम बम फैटमैन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर फटा। घड़ी में समय था 11:02। शहर के बाहर कुछ ब्रिटानी युद्धबंदी खदानों में काम कर रहे थे। उन्होंने BBC को बताया, Very, very quiet. And we just stood there and looked. Dead people lying around you. You know, we knew that something. हर तरफ लोगों की लाशें ही लाशें थीं। हमें पता चल चुका था कि कुछ तो असाधारण घटा है। लोगों के चेहरे, हाथ पैर गल रहे थे। हमने इससे पहले परमाणु बम के बारे में कभी नहीं सुना था। इस विस्फोट में बच जाने वाले एक और शख्स थे हितोशी तोकाई। घटना के 50 साल बाद उन्होंने उसे याद किया। I wonder if you have seen any picture of hell. Well, पता नहीं आपने कभी नर्क की तस्वीर देखी है या नहीं। नागासाकी उस दिन ऐसा था मानो वहाँ नर्क उतर आया हो। मैंने उस जगह जाने की कोशिश की किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। असर के लिए आपने પણ જોયું કે એક્સ-રે કઢાવવા માટે આપણે જઈએ તો ત્યાં એક સ્વચ્છ બરાબર એક નોટિસ લખેલી હોય કે એક્સ-રે કઢાવતી ત્યાં પ્રેગ્નન્ટ વુમન ના આવવું જોઈએ। કારણ કે એક્સ-રે જ્યારે કઢાવીએ તો સ્પેસ ઉપર કે એ કિરણો આપણા શરીરની આરપાર થતા હોય છે બરાબર અને એક્સ-રે આપણા શરીરને ખૂબ જ નુકસાન પહોંચાડે છે બરાબર। આ તો યુરેનિયમ છે, એની અસર હજુ વાતાવરણમાં એટલી સર્જાયેલી છે કે ત્યાંના બાળકો બરાબર હજુ પણ ખોળ કાપવા વાળા એટલે કે એક પગ ન હોય તો માથું ભારે હોય અથવા શું હોય કે હાથ હોય પરંતુ એની જે આંગળી હોય એ જોવા મળતી નથી બરાબર। આ આપણે શું કરી લીધું બરાબર। જે પણ પાયલટ હતો એણે શું કીધું કે આ મેં શું કરી લીધું, એને પણ પસ્તાવો થયો। ચલો આપણે આ જે વિડીયો જોયો તેના માધ્યમથી આપણે થોડા પ્રશ્નો પર કરીએ બરાબર। તો આપણે સૌપ્રથમ છે કે આજે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? વંદન આન્સર કોઈને આજે કયો દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? બરાબર। હિરોશિમા પર શું થયો હતો? અણુનો વિસ્ફોટ થયો હતો બરાબર, અણુનો વિસ્ફોટ। ચલો હિરોશિમા પર
જે બોમ્બ ફોડવામાં આવ્યો હતો પરમાણુ બોમ્બ, તો એનું નામ શું હતું? લિટલ બોય, બરાબર. અને જ્યારે નાગાસાકી પર જે હુમલો કરવામાં આવેલો એનું નામ શું હતું? ફેટમેન. જ્યારે આ બોમ્બ ફૂટ્યો, બરાબર, તો ત્યાં શહેરનું તાપમાન કેટલા અંશ સેલ્સિયસ જેટલું થઈ ગયું હતું? 4000 અંશ સેલ્સિયસ, બરાબર. સેલ્સિયસ શું છે કે તાપમાનનો એકમ, બરાબર. આપણે પણ 42 અંશ, તો આપણે યાદ રાખીએ કે એટલું અંશ જેટલું તાપમાન ઊંચું જવાથી, બરાબર, કે ત્યાંના લોકોને શું અસર થઈ હશે. આપણે એક ઇમેજિનેશન કરીએ કે આપણે જો કોઈને બદલો લેવાની ભાવના રાખીએ અને કંઈક એવું થઈ જાય કે જેના લીધે એને આખી જિંદગી ભોગવવું પડે, તો અફસોસ બંનેને રહેશે. આપણે કાર્ય કર્યું હોય તો આપણને પણ રહેશે અને સામેવાળા વ્યક્તિને પણ, બરાબર. એ અફસોસ રહેશે કે ચલો આ થઈ ગયું મને અને થોડું તાપમાન રહી ગયું. ચલો તમે જે આ હિરોશીમા ડે વિશે માહિતી મેળવી, બરાબર, વિડીયોના માધ્યમથી, તો આ તમને ગમ્યું? આવી, બરાબર, દરેક વિશે તમારે કોઈકના કોઈક દિવસની માહિતી, બરાબર, મેળવતા રહેવાનું. બરાબર, કે જ્ઞાન મળશે તો જ્ઞાનનો કોઈ ભાગીદાર નથી.